प्यारे छात्रों, मैं जयलाल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, HV इंटर कॉलेज अलीगढ़, क्लास 11th की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर आपके सामने है संबंध एवं फलन। तो इससे ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको संबंध से संबंधित कुछ प्रस्तावना प्रस्तुत की थी और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स बताए थे, माने टॉपिक से संबंधित। लेकिन जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो संबंध पर ही आधारित है। जैसे कि आप चैप्टर के नाम में ही देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चर्चा का बिंदु होगा वो हमारा होगा संबंध की परिभाषा, संबंध का प्रांत, संबंध का निरूपण कैसे कैसे किया जाता है और उससे संबंध से संबंधित एग्जाम्पल्स होंगे। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको इससे ठीक पहले के व्याख्यान में जो बताया गया था उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मैंने प्यारे बच्चों ये बताया था कि कोई ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कोई अरिक्त समुच्चय ए और बी हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेट ए के अवयवों को प्रथम घटक मानकर, सेट बी के अवयवों को द्वितीय घटक मानकर बनने वाले सभी संभावित क्रमित युग्मों का समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। राइट। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। रिलेशन। यहां पर देखिए, मैंने दो समुच्चय लिए P और Q। इस P सेट में 3 एलिमेंट्स हैं ABC और Q सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 5, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जैसे कि आप इस वेन डायग्राम में देख रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने मान लिया कि जो पाई है ये ए का भाई है और बी के 2 भाई हैं अल्फा एंड बीटा और सी के भी 2 भाई हैं गामा एंड डेल्टा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि P और Q का अगर कार्तीय गुणनफल किया जाए तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी वाले फार्मूले से इसमें 15 एलिमेंट्स होंगे। 15 P क्रॉस Q में। क्यों? क्योंकि P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 है। तो इस प्रकार से मल्टीपल करके 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 हो गए। लेकिन यहां पर रिलेशन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, ए किससे रिलेटेड है आपका? पाई से। बी आपका किससे रिलेटेड है? अल्फा से। बी बीटा से भी है। सी गामा से रिलेटेड है और सी डेल्टा से भी रिलेटेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको इस प्रकार से परिभाषित कर देते हैं। ए आर पाई, पी आर अल्फा, बी आर बीटा, सी आर गामा, सी आर डेल्टा। अब प्यारे बच्चों, अगर यहां से आर को गायब कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, तो आर हमें एक सेट मिलेगा इस तरह का, जिसमें क्रमित युग्म होंगे आपके ये ए पाई, बी अल्फा, बी बीटा, सी गामा, सी डेल्टा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप ये देखिए कि आपके सामने एक सेट आर है और
एक पी और क्यू का कार्तीय गुणनफल था, पी एंड क्यू का, जिसमें 15 एलिमेंट्स थे। तो जाहिर सी बात है कि आर जो है पी क्रॉस क्यू का सबसेट हो गया, उपसमुच्चय हो गया। देखिए आर हो गया आपका सबसेट पी क्रॉस क्यू का। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि समुच्चय पी से समुच्चय क्यू में भाई होने का संबंध आर पी क्रॉस क्यू का उपसमुच्चय, और वो भी इस प्रकार है कि आर इज इक्वल टू समुच्चय ऑर्डर पेयर का यानी क्रमित युग्म का, जिसमें एक्स आपका सेट पी का एलिमेंट है और वाई आपका सेट क्यू का एलिमेंट है, तथा एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, माने एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक जो संबंध था आर वो पी क्रॉस क्यू का सबसेट हो गया। बस यही आपकी इसकी परिभाषा भी है। क्या परिभाषा है कि अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में कोई संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब यह है कि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। देखिए आर सबसेट है ना ए क्रॉस बी का, सबसेट है तो सबसेट भी तो एक सेट ही होता है ना, तो फिर आर भी तो एक सेट ही हुआ। प्यारे बच्चों जैसे कि अभी आपने देखा था कि आर इज इक्वल टू ए ने किसके साथ पेयर बनाया था, पाई के साथ। इसी प्रकार से बी का पेयर था एल्फा और बी बीटा। इसी प्रकार से सी के साथ पेयर था आपका माने सी और गामा, सी डेल्टा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पाई बिलोंग्स टू आर, बी एल्फा बिलोंग्स टू आर, बी बीटा बिलोंग्स टू आर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यदि ये सब ए बी के रूप में हो गए ना, सब क्रमित युग्म ए बी के रूप में, तो यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। और यदि ए बी आर को बिलोंग नहीं करता है तो इसे लिखते हैं ए डज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। राइट, क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तब हम x रिलेटेड टू y को x लेस देन y द्वारा परिभाषित करते हैं। क्या a से b में r एक संबंध है? तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर एक सेट a और दूसरा सेट b है, तो इन दोनों का जब हम a क्रॉस b निकालेंगे यानी कार्तीय गुणनफल करेंगे तो क्या पोजीशन होगी जरा देख लीजिए। ये तो दिए दोनों सेट, a क्रॉस b की स्थिति ये होगी, इस तरह से एक सेट मिलेगा जिसमें आपके क्रमित युग्म ये होंगे 2 और 3 का एक ऑर्डर पेयर होगा, इसी प्रकार से 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ क्रमित युग्म होंगे। तो इस प्रकार से बनने वाला जो समुच्चय है ए क्रॉस बी वो ये है। और प्यारे बच्चों आर, जो आर में क्या कह रहे हैं, एक्स लेस देन वाई है, तो आपका आर कहता है सेट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स लेस देन वाई। जरा मैं इसको ओपन करता हूं। देखिए सेट ए क्या है आपका 2 3 4 6 7, सेट बी का एलिमेंट 3 5 6 है। अब एक्स आपको छोटा लेना है वाई से, अगर आप एक्स 2 ले रहे हैं तो 2 3 5 6 तीनों से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 2 5 2 6, राइट। अगर आप 3 लेते हैं यहां से ए से तो 3 यहां पे किस किस से छोटा है, 5 और 6 से, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 5
3 6। यहां से अगर 4 उठाते हैं आप तो 4 यहां पे किस किस से छोटा है, 5 और 6 से, तो ये हो जाएगा 4 5 4 6। अगर आप यहां से प्यारे बच्चों 6 उठाते हैं तो यहां पर देख रहे हैं 6 किसी से भी छोटा नहीं है सेट बी में, 6 है लास्ट एलिमेंट। तो इस प्रकार से आर की वैल्यू आपकी ये आई। तो आप समझ गए ये लेस देन क्या कहना चाहता है, लेस देन। तो आर की वैल्यू ये आई। तो इसका मतलब ये जो सेट है आर, क्या इसका सबसेट नहीं है? तो ये बात प्रूव हो गई कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अतः ए से बी में आर एक संबंध है, राइट। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। संबंधों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास दो समुच्चय हैं ए एंड बी। जब मैं समुच्चय ए और बी की बात करता हूं तो समझ लीजिए वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। जब रिक्त समुच्चय की बात आएगी तो वहां पर रिक्त समुच्चय ही बोला जाएगा। और सिंपली जैसे मैं ए और बी बोलता हूं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो प्यारे बच्चों माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः एम और एन अवयव हैं, तब फॉर्मूला आपका वही लगेगा। हम जानते ही हैं, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एन ए क्रॉस बी, दोनों के कार्तीय गुणनफल की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्तीय गुणनफल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या एन ए इंटू एन बी द्वारा एम एन हो जाएगी। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हम जानते हैं ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की कुल संख्या 2 की पावर एम एन होगी। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, अतः ए से बी में संबंधों की कुल संख्या भी 2 की पावर एम एन होगी। तो जब भी आपको संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो ये 2 की पावर एम एन वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न है यहाँ पर। मान लीजिए ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और बी इज इक्वल टू 1 2 का एक सेट है, तब ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 3 इंटू 2 अर्थात 6 हो जाएंगे। तब एन ए क्रॉस बी इजिकल टू एन ए इंटू एन बी इजिकल टू 3 इंटू 2, 3 2 6 हो गया। अतः ए से बी में संबंधों की कुल संख्या काय के बराबर होती है? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर। और फॉर्मूला क्या है उसके लिए? 2 की पावर एम एन। और एम एन कितना हो गया आपका? ये 6 हो गया। ये एम एन की वैल्यू तो है। तो 2 की पावर 6 इजिकल टू कितना होता है? 64। तो ये इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम 2 प्रकार के संबंध की चर्चा करेंगे। पहला है रिक्त समुच्चय और दूसरा है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि सेट के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि कोई भी रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नल सेट फाई किसी सेट का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी का भी वो सबसेट होगा। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए फाई ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा कि नहीं? और रिलेशन की परिभाषा क्या कहती है कि ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यही तो परिभाषा कहती है। तो यहां पर देखिए इससे जरा तुलना कीजिए इसकी। तो आर क्या यहां पर? फाई है। अतः फाई भी समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। इसी को रिक्त समुच्चय कहते हैं प्यारे। यह ए से बी में सबसे छोटा संबंध होता है प्यारे बच्चों।
अब आगे बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। यहाँ पर देखिए, यदि ए और ए आपका एक सेट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं तथा ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए वी सच दैट ए माइनस वी इज इक्वल टू 6। ए और बी में जो रिलेशन है वो ये है, ए माइनस वी इज इक्वल टू 6। प्यारे बच्चों, यदि अगर आप ए क्रॉस ए निकालें तो उसका कोई भी एलिमेंट ए वी यानी क्रमित युग्म ए वी क्या इसको संतुष्ट करेगा? ए क्रॉस ए लेकर के जो भी क्रमित युग्म आएंगे तो क्या इसको संतुष्ट करेगा? संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव ए वी ए माइनस वी इक्वल टू 6 को संतुष्ट नहीं करता है, अतः आर एक रिक्त संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब यूनिवर्सल रिलेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। सेट थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा समुच्चय के चैप्टर में। तो फिर ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। और रिलेशन की परिभाषा क्या कहती है आपकी? ए से बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो देखिए, इससे अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए तो ये आर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है और इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होता है। अब है प्यारे बच्चों, संबंध का प्रांत एवं परसर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये सेट ए और सेट बी के गोले हैं। गोले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। मान लीजिए इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसमें 4 5 है। सपोज कीजिए कि ए 4 से मिलता है, 3 5 से मिलता है, लेकिन ये 2 का किसी के साथ में कनेक्शन नहीं है, यानी 2 किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो डोमेन देखिए, पेयर कैसे बनेंगे इसमें? अगर ए से बी में रिलेशन एक आर है, आर फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन है, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? आर इजिकल टू हो जाएगा आपका 1 4 और 3 5। अब देखिए, चूंकि 2 ने तो किसी के साथ पेयर बनाया ही नहीं, इसलिए क्रमित युग्म हुआ ही नहीं ना 2 के साथ में किसी का। तो क्रमित युग्म तो आपके 1 4 और 3 5 होंगे ना। तो प्यारे बच्चों, इसका जो डोमेन होगा ना, वो डोमेन हो जाएगा डोमेन डी इजिकल टू हो जाएगा आपका 1 और 3। माने क्रमित युग्मों के पहले घटक या पहले अवयव डोमेन कहलाते हैं और रेंज क्या हो जाएगी? दूसरे वाले क्रमित युग्मों के दूसरे वाले घटक या दूसरे वाले अवयव रेंज हो जाएगी। बस यही आपकी। और ये संपूर्ण सेट जो बी वाला है ना, ये सह प्रांत कहलाता है। बस यही आपका संबंध का प्रांत एवं परसर कहलाता है। देखिए जरा परिभाषा। यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। और इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स के रूप में है ये 1 और 3, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस तरह से ये क्रमित युग्म आ गए ना एक्स वाई के रूप में, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है आपका? ठीक है। दूसरी परिभाषा देखिए आप, रेंज। सेकंड घटक की बात कर रहा था ना मैं, तो देखिए आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय आर का परसर कहलाता है।
जैसे आपने देखा था 4 5। तो और इसको लिखते हैं रेंज R इज इक्वल टू वाई, सेट है वाई किनका सेट है, वाई का। वाई क्या है, क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू R तथा x y बिलोंग्स टू R। इसको तो लिखते ही लिखते हैं। अब तीसरी बात रह गई आपकी सह प्रांत की, यानी कोडोमेन की। तो जैसे मैंने बताया कि सेट भी पूरा का पूरा आपका संपूर्ण समुच्चय P संबंध R का सह प्रांत कहलाता है। लेकिन अब आपने यहां पर एक बात कंक्लूड की होगी कि कोडोमेन और रेंज के बीच में रेंज कोडोमेन का सबसेट है। ठीक है प्यारे बच्चों। संबंध का निरूपण, संबंध का निरूपण हम 3 विधियों द्वारा करते हैं। पहली विधि है रोस्टर विधि, और प्यारे बच्चों इस विधि में संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखते हैं। राइट, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अभी क्रमित युग्म के रूप में 1 2 सेट के अंदर 1 2 1 3 2 5 2 6 इस तरह से। और दूसरी विधि है प्यारे बच्चों समुच्चय निर्माण विधि। इसको इस तरह से लिखते हैं R इज इक्वल टू सेट है किसका, क्रमित युग्म का एक्स वाई, जहां पे एक्स सेट ए को बिलोंग करता है, वाई सेट बी को बिलोंग करता है, और एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ पे स्टार लगाया मैंने, तो स्टार का मतलब ये है कि एक्स वाई से संबंध है किसी न किसी तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा है तीर आरेख द्वारा। तो तीर सेट ए के एलिमेंट्स को या अवयवों को सेट बी के अवयवों से तीर द्वारा मिला देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन है आपके पास में कि ये P और Q आपके पास 2 सेट हैं, रोस्टर रूप में लिखिए इसको। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा 5, 3, 6, 4, 7, 5। देखिए ये हो गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें और इनमें क्या रिलेशन है। अगर इसमें प्रत्येक एलिमेंट में 2 ऐड कर दें 2, तो x के बराबर हो गया। ये एलिमेंट किसके हैं, P के हैं, x कहलाते हैं, ये y कहलाते हैं। तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 नहीं हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे एक्स वाई सेट क्या है, क्रमित युग्म का सेट एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू वाई प्लस 2, जहां पर x किसका एलिमेंट है, P का, और ये किसका है, Q का। अब आप देख रहे हैं इसका प्रांत कितना है 5 6 7, और इसका परसर कितना है 3 4 5 का सेट। तो प्रांत हो जाएगा आपका 5 6 7 का सेट और 3 4 5 का सेट हो गया आपका परसर। बहुत सिंपल है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए ये कह रहे हैं संबंध R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू n और x 6 से छोटा है। x की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर उठानी है। तो देखिए x की वैल्यू जब आप कहाँ तक लेंगे 5 तक। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन 1 अर्थात 7 1 7 का एक पेयर बनेगा इस तरह का। जब 2 लेंगे तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 से 6 कितने बार कट जाएगा 3 बार। तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो 2 5 आएगा दूसरा क्रमिक युग्म, और x की जगह 3 लेंगे तो 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये भी 5 हो जाएगा 3 5। लेकिन प्यारे बच्चों जब x की वैल्यू आप 4 लेंगे तो आप देख रहे हैं 4 प्लस 6 अपॉन 4, और ये कैलकुलेशन के बाद में नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 लेंगे तो 5 प्लस 6 अपॉन 5, तो ये भी आपका नेचुरल नंबर से y की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी। देखिए आपने x इक्वल टू 1 लिया, y इक्वल टू 7 आ गया, दोनों ही नेचुरल नंबर है, 1 7 R को बिलोंग करेंगे। x इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 5 ली, y की वैल्यू 5 आ गई, और 5 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए 2 5 आपका इसका क्रमित युग्म हो गया। इसी प्रकार से x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 दोनों ही नेचुरल नंबर है,
और यहाँ पर रखने से 3, 5 आपके आर को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू निकालते हैं 4 रख करके, तो 4 + 6/4 ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू n लिख दिया मैंने। x = 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 + 6/5 लिखेंगे, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। इस प्रकार से जो रिलेशन होगा उसका सेट आएगा आपका इनका क्रमित युग्म 1 7 2 5 3 5, ये आपके क्रमित युग्म आ गए सेट के अंदर। तो इसका प्रांत क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्रथम घटक या अवयव, तो प्रांत हो गया 1 2 3 का सेट। और परसर कितना हो गया, परसर हो गया आपका सेकंड का 7 5 5, यानी 7 5 इसका सेट। तो आर का परसर हो गया सेट ऑफ एलिमेंट 7 5। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने संबंध की परिभाषा सीखी। अगर हमारे पास में कोई ए और बी 2 एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाता है आर। परिभाषा यही कहती है, ए और बी में कोई संबंध आर है तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाता है। ये सीधी सी परिभाषा है। संबंध का प्रांत आपने देखा, आर के अंदर जितने भी सेट के अंदर जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उसके बी, तो प्रथम घटकों का क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत है और सेकंड घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, परसर कहलाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने संबंध का निरूपण देखा और संबंध के निरूपण में आपने 3 विधियां देखी थी, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि और तीर आलेख द्वारा विधि। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा होगा फलन पर फलन। और आज थोड़ा सा गृह कार्य दिया मैंने, इसको गृह कार्य कर लीजिए, आंसर भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक इतना ही था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।